नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत, इस कार्यक्रम के हर अंक में हमारा यह प्रयास रहता है कि किसी ऐसे विषय पर चर्चा की जाए जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा हो, साथ ही स्थानीय भाषा जो हमारी मातृभाषा डोगरी है उसके साथ भी इसके तार जुड़े हुए हों। वक्त वक्त पर हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियतों से करवाते रहते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज के अंक में भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो लिखते हैं हिंदी और पंजाबी में, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जम्मू प्रदेश है, जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू की बात करते हैं, जम्मू की क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं और रंगमंच, आकाशवाणी, टेलीविज़न, फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा नाम कमाया है हर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में। डॉक्टर बलजीत सिंह रैना जी, सर एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपके पास आकर। और इंट्रोडक्शन में तो माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बातें कर दी मेरे बारे में। आपने इतना कार्य किया है कि कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात ठीक है, आप कह सकते हैं, पर मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नॉन। तो लगातार सृजन कर रहे हैं लेकिन प्यास अभी तक बुझी नहीं। हाँ, ये बात है कि प्यास नहीं बुझती। अगर प्यास बुझ जाए तो फिर आप ख़त्म। तो इंसान कभी मुतमय्यन नहीं होता, माने उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो चाहता है कुछ ना कुछ करता रहे, और मैं भी चाहता हूँ लगातार कुछ करता ही रहूँ, और करता रहूँगा तो ज़िंदा रहूँगा, और जिस दिन नहीं कर पाऊँगा लगेगा मर गया हूँ। कितने वर्षों से लगातार साहित्य सृजन कर रहे हैं? देखिए जी, 13 साल की उम्र से लगा हूँ। 13 साल की उम्र मेरी 1971 में थी, तो लगा लीजिए हिसाब 50 के करीब तो हो ही गए हैं साल, है ना, 50 से ऊपर ही है। तो 50 साल से अभी मेरी 65 एज है। एक्सप्रेशन के जितने भी माध्यम हैं, रंगमंच हो, आकाशवाणी हो, फिल्म्स हो, टेलीविज़न हो, सभी के लिए कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने 1975 में पहली कहानी रेडियो पर पढ़ी थी। 75 में 25 रुपये का चेक मिला था। तो तब से आकाशवाणी से, तब दूरदर्शन नहीं था, तो रेडियो से तो जुड़ गया था तब। और स्टेज पर मुझे 1977 में, जब अभी अभिनव थिएटर हमारा शुरू नहीं हुआ था और गुलाब भवन में ड्रामे होते थे, तब मैंने डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जम्मू यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका प्ले था, उसमें निर्मल मनोज जी ने भी हमारे साथ काम किया था। तो वो प्ले नाटककार था, उसमें मैंने पहली बार एक अमली की भूमिका की, तो उससे नाटक के साथ भी जुड़ गया। उसके बाद 78 में कलकत्ता चला गया, तो वहाँ भी नाटकों के साथ जुड़ा, कि वहाँ बलदेव सिंह थे जिन्होंने एक बंगाली नाटक का अनुवाद किया पंजाबी में, उसका अडाप्टेशन, उसका नाम रखा उन्होंने, मारी संवाद था मूल नाटक, लेकिन उसका रखा उन्होंने सोने दा हिरन। तो उसमें सोने दा हिरन की मेन भूमिका मैंने की। तो इस तरह से उधर भी शुरू हो गया। फिर वहीं पर फिल्मों का, जो बंगला फिल्मों में जाता था मैं वहाँ, तो वहाँ बंगला फिल्मों की शूटिंग देखते देखते कुछ डायरेक्टर के साथ मेरी हो गई अच्छी, तो उनको असिस्ट भी किया। तो उस तरह से फिल्म माध्यम भी मेरे साथ जुड़ गया। तो यानी मुझे शौक़ बड़ा था। मैं, हमारे बचपन में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले मोहल्ले मोहल्ले में जाके फिल्में दिखाते थे। तो मुझे अगर पता चलता था कि 4 किलोमीटर दूर कोई फिल्म मोहल्ले में चल रही है, तो मैं जाके वहाँ देख के आता था। और रामलीला तो हम छोड़ते ही नहीं था, मेरे रामलीला में ही बैठे रहते थे दोस्तों का। तो कहने का मतलब कि ये सारे माध्यम जुड़ते गए। पेंटिंग, मैंने शुरू में पेंटिंग की, बड़ी काफ़ी पेंटिंग। आमतौर पर सभी ने पेंटिंग से शुरुआत की है। मुझे समझ नहीं आती, मैंने पेंटिंग भी की और बाद में छोड़ दी। तो इस तरह से सब माध्यम, कविता के साथ मेरे पिताजी ने मुझे जोड़ा। उन्होंने कहा, आपको ये लगता है कि अगर हम एक ही माध्यम में लगातार लिखते हैं, जैसे कई बार मैं भी महसूस करता हूँ कि आप कविता लिख रहे हैं, उब जाते हैं, फिर सोचता आदमी की, इंसान की, मैं चलो कहानी लिखता हूँ, फिर आदमी मैं नाटक लिखता हूँ, मैं निबंध लिखता हूँ, फिर मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं पंजाबी में लिखता हूँ, मैं रंगमंच करूँ। ऐसा आपके साथ भी होता है? नहीं, मुझे तो लगता है, देखिए एक माध्यम होता है। हम अब बात कर रहे हैं, यहाँ संस्कृति की बात करनी है ना हमने, तो संस्कृति किसी में भी आप रहें। अब जैसे हम डोगरा संस्कृति जम्मू में रह रहे हैं, ठीक है ना। मैं वही कहना चाहता था कि जैसे आपने डोगरी भाषा में लिखा तो नहीं, लेकिन डोगरी भाषी हैं, डोगरी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, और डोगरी परिवेश को या सांस्कृतिक विरासत को अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी में पिरोया या फिर पंजाबी में पिरोया। देखिए, डोगरी में मैंने कुछ गीत, मेरे तकरीबन 70-80 गीत टेलीविज़न पे चले। अच्छा, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। ये मेरे गीत चले हैं, आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उनको सुना सकता हूँ। तो लेकिन ये है कि किताब नहीं आई डोगरी में। हाँ, लिखे गीत, एक किताब के जितने गीत हैं उतने हैं मेरे पास। और उसके अलावा मैंने डोगरी में कुछ सीरियल्स लिखे, जो जम्मू दूरदर्शन के लिए, श्रीनगर दूरदर्शन के लिए।
तो वो भी बने और चले। किताब के रूप में संकलित नहीं है वो। संकलित नहीं है। तो ये है कि पंजाबी में मेरी तकरीबन 30 की किताबें हैं, हिंदी में मेरी 5 किताबें हैं। तो हिंदी पंजाबी में इसलिए कहते हैं क्योंकि किताब साहिब किताब हूँ वहाँ पर, इसलिए वो कहते हैं कि हिंदी। तो आज के बाद हम कहेंगे कि बलजीत सिंह रैना जी हिंदी, पंजाबी और डोगरी के साहित्यकार। हाँ बिल्कुल, डोगरी में लिखता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने गीत लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, हाँ कहानियाँ नहीं लिखी, लेकिन डोगरी में मेरी 2 किताबें कहानियों की अनुवाद हो चुकी है ना। एक यश जी ने की है, निर्मल जी ने, तो एक स्टूडेंट थी जम्मू यूनिवर्सिटी की, उसने की है। तो 2 मेरी किताबें तो वैसे भी डोगरी में आ चुकी हैं। कैसा लगता है आपको कि हिंदी या पंजाबी या फिर डोगरी के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक्सप्लोर करना? जिस माहौल में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, आपके आसपास जो लोग होते हैं, वही आपका जो विरासत, वही आपका विरसा वही होता है ना। विरासत तो हमारी पीछे हमारे माँ बाप मुजफ्फराबाद के थे जो पीओके में है, वहाँ से इधर आके सेटल हो गए, यहाँ पे 47 में उजड़े। तो वो पंजाबी बोलते थे घर में, पंजाबी कौन सी, पोठवारी पंजाबी जो होती है ना। फिर और यहाँ आके वो दूसरी पंजाबी बोलने लगे क्योंकि माहौल के साथ बदलता है आदमी। लेकिन हम डोगरा बच्चों के साथ, डोगरी बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें डोगरी बड़ी अच्छी तरह आ गई। और बाद में मैं जब साहित्यकार बना तो मैंने डोगरी में पढ़ना भी शुरू किया साहित्य। मैंने डोगरी का बहुत साहित्य पढ़ा हुआ है, सबसे जो बेस्ट चुनिंदा शायर है मैंने सारा पढ़ा हुआ है, मेरे पास किताबें भी हैं। तो डोगरी का स्टडी करने के बाद देखिए, राइटिंग किसी भाषा में हो, आप एक माध्यम है, एक्सप्रेशन का एक माध्यम है भाषा तो आप वही का डोगरी में कह, मैं हिंदी में भी कहता हूँ वही बात, मैं पंजाबी में भी कहता हूँ वही। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि आप उसमें कहते क्या हैं। तो वो जो रीजन है, मेरा रीजन है, मैं अपने रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसमें अपने रीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की जो विशेष बातें हैं, यहाँ के जो विशेष जो लोगों में विश्वास है, लोक विश्वास है, उनको मैं कैसे अपनी कहानियों में परोता हूँ, उन बातों को कैसे लेता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये बहुत बड़ी बात कही सर ने कि हम भाषा कोई भी हो, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे पेश करते हैं, भाषा एक माध्यम है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू में अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आपका ही आता है। जम्मू में आजकल फिल्में बन रही हैं, क्या फीचर फिल्म बनाना इतना आसान है? नहीं, किसी ज़माने में बहुत मुश्किल होता था। जब गल्ला यहाँ बीतियाँ बनी यहाँ पर तो 60s में, उस समय बहुत मुश्किल था क्योंकि तब रील खरीदनी पड़ती थी, वो नेगेटिव, और वो बड़ा महंगा होता था, बेकार भी हो जाती थी जो है ना, कई बार यूज़ नहीं होती थी, उसको फिर धुलवाना पड़ता था बॉम्बे लैब से जाके, फिर वो जाके उसका प्रिंट निकलते थे, फिर उसकी अलग तरह से वो सारा प्रोसेस जो बहुत बहुत महंगा प्रोसेस। अभी जब से डिजिटल हुआ है सिनेमा, उसके बाद ये माध्यम थोड़ा सस्ता भी हुआ है लेकिन महंगा भी हुआ है। अब किस तरह से फिल्म बनाते हैं, सिंपल फिल्म बनाते हैं। अब पहले तो हम दूरदर्शन के लिए बना रहे थे फिल्में, उसमें कैमरा, आम कैमरा थे जो हैं, वो फिल्म के लिए नहीं थे। लेकिन जब से ये 4K कैमराज आ गए हैं, Mark 3 Mark 4 आ गए, या फिर रेड आ गया, फिर एरी आ गया, जो ऐसे कैमरे हैं जो जिनके साथ फिल्म बनती है, वो डिजिटल बनती है, अब रील नहीं बनती है ना। जब से ये आ गए तो अब फिल्म का बनाना कुछ उस तरह का नहीं, अब लाइटिंग का सिस्टम भी अब LED लाइट्स आ गई हैं, तो चेंज हो गया। फिल्म बनाना अब उतने बड़े बजट की ज़रूरत नहीं, अगर आप ठीक फिल्म बनाना चाहते हैं छोटे बजट में भी बना सकते हैं, है ना। ट्रीटमेंट आपका उस तरह से होना चाहिए, आपका अपना होता है, क्योंकि आप उसमें आप अगर 25 लाख की फिल्म बना रहे हैं तो आप 25 करोड़ की फिल्म के साथ उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, हैं। वो जो एक वहाँ एक स्टार ही जो है वो 20-25 करोड़ ले जाता है, तो उनके साथ 100 करोड़ की फिल्म के साथ उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि उन्होंने 25 लाख में, यार इसने क्या बनाया, तो उसके कितना करीब पहुँचा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो सब्जेक्ट आप लेकर चले हैं वो उस सब्जेक्ट को किस तरह से निभा पाए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ से अभी गेटियाँ फिल्म बनी थी पीछे, काफ़ी अच्छी लोगों ने पसंद की, बड़ा उसका एक अपना सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट किसी भी जगह का हो सकता है, मैंने बॉम्बे का भी हो सकता था, क्योंकि उसमें लोकल जो दादागिरी, कंपनी फिल्म उसी बेस पे है, लगभग वो कहीं की भी वो स्टोरी डोगरा की ही नहीं है, कहीं की भी फिट कर सकते हैं ना। इस तरह की कहानियाँ भी होती हैं जो किसी के शहर भी में भी आप उसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद रीत बनी, लेकिन वो डोगरा कल्चर के साथ जुड़ी फिल्म थी, ठीक है ना। उसमें डोगरी की बातें थी, यहाँ के जो लोग थे उनके जो रहन सहन, उनके जो रीति रिवाज, अनुष्ठान जो है, उनके बारे में बात थी, तो वो उसको हम डोगरी कह सकते हैं। लकीर फिल्म बनी, उसको हम डोगरा इस कल्चर में या हमारे पहाड़ी कल्चर की फिल्म कह सकते हैं, ठीक है ना। तो विकी की फिल्म बनी ज़िद्दी माही पंजाबी में,
तो उसमें भी जो जम्मू कश्मीर का जो लोकल टच था पोठवारी भाषा का, उस परिवेश तो वही रहा होगा। परिवेश था उसमें भी पंजाब वाला परिवेश नहीं था हमारा, जम्मू कश्मीर के जो पंजाबी हैं उसका परिवेश था। तो उस हिसाब से मेरी वो भी एक अच्छी फिल्म थी। अभी जिद्दी माही आपने डायरेक्ट की थी ना? जिद्दी माही मैंने डायरेक्ट की थी। जिद्दी माही से पहले हिंदी में एक फिल्म मैंने कनाडा के प्रोड्यूसर थे उनके लिए गुलदस्ता डायरेक्ट की थी, तो जिद्दी माही सेकंड फिल्म थी। उसके बाद जिद्दी माही के बाद मैं स्टार कास्ट पे आपकी बाहर की थी ना, अच्छी थी। उसमें तो स्टार कास्ट बाहर की थी, लोकल भी थी। वो सारी हिमाचल में और होशियारपुर पंजाब में शूट हुई थी, तो वो रिलीज़ भी कनाडा में हुई। तो मेरे पास उसकी कापी है, कभी आप देखना चाहे तो दिखा सकता हूँ। खैर, तो मैंने जिद्दी माही के बाद फिर अभी विक्की ने एक और फिल्म बनाई है, मेरे हीरो ने, मेरा असिस्टेंट था वो, तो अभी उसने फिल्म बनाई है। उसने अभी मेरी जिंद जान उसका प्रीमियर किया पीछे उसने। तो फिल्म वो भी उसने अपने हिसाब से आप खुद लिखी बनाई और मेरे बिना बनाई, कोविड में बनाई। तो वो अच्छी बात है कि आपके शिष्य भी आप फिल्में बनाने लगे। वो भी, और आगे भी उसकी गुरु के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना? बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो खुश हो गया जब उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, सर मैंने फिल्म बना दी। मैं कहा अच्छा। फिर जब मैंने प्रीव्यू देखा, सब देखा, डबिंग उसकी देखी, सिस्टम, तो मैंने लगा कि अब फिल्म बनाना एक जुनून होता है। पैसा तो लगता है, पैसा लगाने वाला जुनूनी हो तो फिर वो पैसा जेब से दोस्तों से लगवा लेता है, लेकिन उसके अंदर जुनून ही नहीं है, पहले डरता ही रहे कहाँ से लाऊंगा। एक बड़ा अच्छा कोट है किसी विदेशी फिल्म मेकर का, उसने कहा है सबसे बड़ा स्कूल है आप बिना किसी सोर्स के फिल्म बनाना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा फिल्म कैसे बनती। तो ये तो जम्मू में हर रोज़ देखिए अखबारों में कटिंग्स आती हैं, प्रेस रिलीज आती हैं कि फिल्में शुरू तो हो जाते हैं, मतलब मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हो नहीं पाती। इनको डिब्बा फिल्म भी नहीं कह सकते। फिल्म डिब्बा तो वो होती है जो बन के बंद हो जाए। 2-3 फिल्मों का मुझे पता है जो अभी तक नहीं आई, लेकिन एक मेरी फिल्म के साथ फंटेसियाँ जो मैंने बनाई हिंदी की उसकी, और मेरे साथ एक और फिल्म मौज मस्ती डोगरी में बनी, तो इन दोनों को सेंसर सर्टिफिकेट आजकल में आने वाला है। तो समझिए वो भी दिसंबर तक इसी साल में रिलीज़ हो जाएंगी। मेरी भी हो जाएगी, वो भी मौज मस्ती भी हो जाएगी। उसके अलावा अभी अऊँ शिंदा, उसका भी 11 नवंबर को उन्होंने कर दिया है भाई हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। थिएटर मिलता है, ऐसा कहा जाता है या बातें होती हैं कि रीजनल फिल्म के लिए थिएटर नहीं मिल पाता, मल्टी स्क्रीन वगैरह मुश्किल है। उसी के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में ये बात होनी चाहिए कि रीजनल फिल्म के लिए लोकल जो थिएटर है यहाँ के वो उसको इनकार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते नहीं लगाएंगे। तो मुझे पता है, याद आता है कि घीटियाँ जब इन्होंने रिलीज़ करनी, मैं थिएटर का नाम नहीं लूँगा, तो बहुत दिक्कत आई थी। तब आती है दिक्कत अगर डोगरी में आप बनाएंगे, हालांकि डोगरा रीजन है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए हाँ पंजाबी फिल्म यहाँ हर हफ्ते नवी 2-2 रिलीज़ हुई होती। आप देखो ना जाके पंजाब वाली, क्योंकि पंजाबी फिल्मों ने अपना एक बना लिया है, इंटरनेशनली अपना एक बना लिया, उनके देखने वाले हैं। डोगरी में ये बात बड़ी ज़रूरी है बनानी। प्रशासन को इसके लिए कहाँ तक मदद करनी चाहिए? प्रशासन को ये देखो, डोगरी में जो फिल्म बनाए, क्योंकि लोकल है, कश्मीरी में जो बनाए, जो यहाँ की भाषाएं लोकल, उनको विशेष सब्सिडी, विशेष जो बॉम्बे वालों को देनी है और देनी है वो अलग है, वो सिस्टम अलग रखे हैं, क्योंकि वो बाहर से आके करेंगे, यहाँ के लोगों को काम देंगे, यहाँ का सैलानियों का काम बढ़ेगा, है ना, टूरिज्म का काम बढ़ेगा, तो वो उसकी पॉलिसी अलग रखें। लेकिन एक पॉलिसी ये भी रखें जो लोकल हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो लोकल भाषा में, जिसके देखने वाले बाहर नहीं है, उसको बाद में डब करके या कैसे बाहर चलाना पड़ेगा, उनके लिए कोई पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ इस पॉलिसी में कुछ ऐसी बातें जुड़ें जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, जो लोग लोकली यहाँ पे फिल्म कश्मीरी में बना रहे हैं, डोगरी में बना रहे हैं, पंजाबी में बना रहे हैं, या पहाड़ी में बना रहे हैं, या लद्दाखी में बनाएंगे, तो उन सब के लिए भी कुछ गवर्नमेंट को उस तरह की कोई पॉलिसी में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे इनको प्रोत्साहन मिले और ये इस फील्ड में आगे अपना कुछ नाम कमा सकें, बढ़ सकें आगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि ऑडियंस भी कभी कभी हमें, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसने तैयार करके देनी होती है। अगर वो सिनेमा हमें प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए कोई ऐसा लाभ ना देंगे भाई आप इनको दिन में 4 शो में से 1 शो तो इनको दीजिए, ज़रूरी है। अगर इस तरह कुछ हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाए। अदरवाइज तो वो तो प्रोफेशनल हैं सिनेमा वाले, वो तो कहेंगे जी आपकी फिल्म नहीं चली, 1 हफ्ता चली या 1 शो करके 1 हफ्ता चली, उसके बाद नहीं चली, तो वो कहेंगे निकालिए, क्योंकि जो हमारे पास बड़े करोड़ों के बजट की फिल्म आ रही है। तो जब करोड़ों के बजट की फिल्म है, उसके सामने कभी भी उन्होंने 20-25 लाख वाली फिल्म को नहीं प्रोत्साहन देना। 50 लाख की ना लोग तब भी नहीं इतना देंगे प्रोत्साहन। लेकिन सर, जैसे आपने खुद कहा कि अगर बजट आपके पास कम है तो आपको स्क्रिप्ट पे ध्यान देना है, मेकिंग पे ध्यान देना है, और अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट पे ही बनती है, क्योंकि आप खुद भी स्क्रिप्ट राइटर हैं।
तो स्क्रिप्ट जैसे कंतारा आई अभी रिसेंटली, आपने बात कर रहे थे कंतारा बहुत अच्छी मूवी है, उससे पहले पुष्पा आई, ये सारी साउथ इंडियन मूवीज़ हैं, डब होके हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। क्या वैसा फ्लेवर मिलता है डब मूवीज़ का? देखिए मेकिंग फिर ऐसी है जो हमें मतलब चकाचौंध कर देती है? मेकिंग तो अच्छी है, उनकी मेकिंग तो है ही है जो भी है, लेकिन उसमें एक बात है, वो अपने कल्चर से जुड़े हुए। उन देखिए आप अगर आप इसकी बात पुष्पा की करते हैं, कंतारा की करते हैं, कंतारा तो है ही, उस पर एक लीजेंड जो है उनका, एक देवता जो जंगल का, जो नेचर का, प्रकृति का है ना, कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। कंसेप्ट बहुत यूनिक कंसेप्ट है। और उसमें फिर मैंने उसमें जो लोभी लोग हैं उस तरह के हर समाज में जो आपके लोभी भी हैं, जो आपको हड़प लेना, आपके पैसे को हड़प लेना चाहते हैं, आपकी ज़मीन को हड़प लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें नेचर या जो देवता, जो विश्वास है, लोक विश्वास है, वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं, ये कंतारा का सबसे खूबसूरत पक्ष है। मुझे लगता है कंतारा को हिट होना ही था। ये एक स्क्रिप्ट राइटर कह रहे हैं, एक फिल्म मेकर कह रहे हैं, इसी से पता चल जाता है जब आप किसी फिल्म पर मेहनत करते हैं तो मेहनत इक्का दुक्का नहीं होती, पूरा टीम वर्क होता है। जम्मू में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनत करते हैं, वही बात है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जम्मू में जो फिल्म पॉलिसी अभी लागू की गई है उसमें लोकल के लिए कितना कुछ है, आप समझते हैं कुछ है? मैंने थोड़ी देखी है पॉलिसी को, लेकिन मुझे लगा लोकल के लिए यही है कि बाहर वाले आके जब फिल्म बनाएंगे तो लोकल को लें तो उनको कुछ छूट मिलेगी। तो लोकल को तो उन्होंने मेन एक्टर तो किसी को लेना नहीं है, प्रोड्यूसर को फंडिंग, लोकल प्रोड्यूसर को फंडिंग चाहिए यहाँ से। छोटे हाँ फंडिंग उनको प्रोड्यूसर को मिल जाएगी, लेकिन लोकल को क्या है, आपको 2,000 रुपया पर डे पे साइन कर लेंगे तो 10 दिन के बाद 20,000 दे के चले जाएंगे, जबकि आपने काम किया है उनके साथ 20 लाख का, तो 20,000 तो मैंने वो भी एक एक्सप्लॉइटेशन ही है। लोकल की एक्सप्लॉइटेशन होगी, बाहर वाला आके आपको वो नहीं देगा जो वहाँ देता है अपने आर्टिस्ट को, वहाँ देता है 50,000 रुपया पर डे, यहाँ देगा आपको 5,000 या 3,000 पर डे, तो वो यहाँ आके वो रेट नहीं देगा। यहाँ जो उनके साथ लोकल मिले होंगे वो उसमें से सब गेम वो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस बात को समझना है हमें, जो इस तरह के यूनिट हैं जो बाहर के हैं उनके लिए अलग तरह से रखें उसका, क्योंकि वो बड़ा काम है, उसका अलग तरीका है, उन्होंने सचमुच आपको सैलानी देने हैं। लेकिन आप लोकल हैं, आपने यहाँ से सब उठ के सब कुछ करना है, तो इनके लिए बिल्कुल अलग पॉलिसी चाहिए थोड़ी सी। उस पॉलिसी में 2 तरह की पॉलिसी हो, एक लोकल जम्मू कश्मीर के लिए और एक जो बाहर से आके करते हैं उनके लिए। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ही है कि अस्तित्व भाषा को लेके, सांस्कृतिक विरासत को लेके, जैसे आपने खुद अभी सर कहा कि कंतारा या पुष्पा जैसी मूवीज़ अगर हिट हुई हैं तो लोकल फ्लेवर बहुत ज़्यादा रहा है। लोकल फ्लेवर ज़्यादा क्या रहा, लोकल ही है। तो क्या आप राय देंगे नए जो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं या साहित्यकार बनना चाहते हैं, जो ऐसे ही कंसेप्ट पे काम करना चाहते हैं कि बाहर से उठा के कंसेप्ट तो लिख के आदमी अपने आप को फन्ने खा तो नहीं समझ सकता ना, जब तक आप लोकल भाषा में, भाषा आप जैसे खुद कहा कि माध्यम और हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत तो आपकी रहेगी, तो उस पर कार्य करना चाहिए। आपका क्या संदेश है नव लेखकों को? मैं तो यही कहूँगा कि जिस जगह में आप पैदा, जिस मिट्टी में आप पैदा हो, जहाँ की आप पैदाइश हो, उस मिट्टी की खुशबू आपकी राइटिंग, आपकी कला में झलकनी चाहिए। अगर वो नहीं झलकती तो फिर आप एक बनावटी मसनूई ज़िंदगी उसको पेश करते हैं। असली ज़िंदगी वही है जो जिस मिट्टी से पैदा हुई हो उस मिट्टी की खुशबू को लेके साथ चले, और उसके साथ ही आपकी रचना जो है उससे अमीर होती है, गरीब नहीं होती। क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया ग्लोबल है, हर ग्लोबल विलेज इसलिए कहते हैं कि आप गांव में भी किसी के बैठ के इंटरनेट पे बैठे हैं तो पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं, आपने कोई चीज़ डाल दी पूरी दुनिया चलेगी। तो जब आप ग्लोबल हो गए हैं तो फिर आपको अपनी खुशबू को ग्लोबल क्यों नहीं करना है? फिर आप फ्रांस के वहाँ लेखक ने क्या लिखा था उसको उससे मुतासिर होकर यहाँ क्यों लिखेंगे? फिर आप अपने देखें ना, यहाँ से यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ की बात उधर तक क्यों ना जाए। हाँ बिल्कुल, आप अपनी उन तक पहुँचाएँ, वो अपनी हमारे तक पहुँचाएँ। मैंने बड़ा रशियन लिटरेचर पढ़ा है और मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो रूस की कहानियाँ हम पढ़ते थे, तो उनकी सुगंध हम तक आई, हमें अच्छा लगा। लेकिन अब हमारी सुगंध भी तो जाए ना उधर, तो हमारी धरती की मिट्टी की खुशबू जो है वो जाए, तो ये बड़ी बात है। और लेखकों को, कलाकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि जिस जगह में हम बड़े फले फूले, उस जगह की जो है ना उसकी कदर जो है करनी चाहिए हमें, उससे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। सर आपने बहुत बड़े पते की बात की है, बहुत बड़े पते की बात की है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को
भाषा कोई भी हो उसके माध्यम से बचाना चाहिए, और आप जो भी लिख रहे हैं उसमें उसकी सुगंध भी आनी चाहिए। आपसे भविष्य में भी ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर बलजीत सिंह राणा जी ने कहा कि बेशक आप किसी भी भाषा में लिखें, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ का परिवेश देना अपने साहित्य सृजन में आवश्यक हो जाता है, अपने आप को मानसिक शांति पहुँचाने के लिए, और ये जतलाने के लिए या ये अनुभव करने के लिए कि आप जो लिख रहे हैं मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो आप कर रहे हैं आपकी सांस्कृतिक विरासत को पहचान दे रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जो हमारा फ़र्ज़ भी है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू, एक्सेलसियर स्टूडियो से। नमस्कार।